Hello everybody, I am Saksha Singh and you are watching on Education with Education. Now it's morning quiz time. So let's start with the question number first. The purest form of water is. वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? ए स्प्रिंग वाटर, बी सब सॉइल वाटर, सी रेन वाटर, डी हैंड पंप वाटर. तो देखिए इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होगा वो रेन वाटर हो जाएगा, क्योंकि रेन वाटर जो है वो डायरेक्ट मतलब नेचुरल फॉर्म है वाटर का. वो डायरेक्ट जो है आप मतलब जैसे कि बारिश होता है तो वो तो डायरेक्ट आता है ना, जिसमें कुछ मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल लेके कुछ जर्म्स कुछ बैठे मतलब डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही मिलता है हमें. ओके, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर होगा. पहेली आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम भूजो. पहली एक लड़की होती है, भूजो से एक गिलास पानी मांगती है. ही गेव हर ए ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर. वो तनु उसे एक मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी देता है उसे. पहेली ऑब्जर्व्ड सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास एंड आस्क्ड भूजो हाउ दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वर फॉर्म्ड. फिर पहेली देखती है कि उस वाटर मतलब एक गिलास पानी में फिर ग्लास के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स आ गए, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए. वो भूजो से पूछती है कि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो कैसे आए. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी भूजोज आंसर. तो फिर इसमें से इन सारे ऑप्शंस में से भूजो का आंसर कौन सा होगा ये बताइए. ए इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास, B. Water that speed out from the glass. C. Evaporation of atmospheric water vapor. And D. Condensation of atmospheric water vapor. तो देखिए इसमें दो कोई आंसर हो सकता था. एक तो कंडेंसेशन रहता जो कि ये ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कर दिया. अगर कंडेंसेशन जो है ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास करता तो ये भी सही हो जाता. कंडेंसेशन होता है तो भी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. यहाँ पे देखिए ये क्यों गलत है. इवापोरेशन ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, इसकी वजह से अगर यही इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है. वाटर दैट सिप्ड आउट फ्रॉम द ग्लास, मतलब ये कह रहा है कि वाटर जो है मतलब कहीं छेद होगा तो उसकी वजह से सिप कर गया मतलब निकल गया. तो ये भी कंडीशन गलत है. उस पर सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स आए हैं और कोई सिपिंग नहीं हुई है. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास, मतलब ग्लास से वाटर इवोपरेट हुए हैं फिर उस पर गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, yarn इज वोवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग. देखिए पहले जो होता है फाइबर्स होते हैं. ठीक है, फाइबर्स जो है वो फिर फैब्रिक यार्न बनते हैं, फिर यार्न जो है वो फैब्रिक बनते हैं. तो ये ऐसे प्रोसेस होता है. तो ये जो फाइबर से यार्न बनने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए चरखा का यूज होता है. ठीक है, चरखा का यूज होता है. लेकिन यार्न से फिर फैब्रिक बनने के लिए लूम्स का यूज होता है. ओके, सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, वेयर इज़ लोकेटेड द ग्रेट स्तूपा इन मध्य प्रदेश. काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है. मतलब ग्रेट स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है. ए रांची, बी मदुराई, सी सांची, डी खजुराहो. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. कहते हैं ना सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. और इन स्तूपास पे 4 लाइन्स वाली जो मतलब फिगर जो है उस पर बनी रहती है जो पिलर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट, इक्वेटर इज़ एन. इक्वेटर जो है वो क्या है. ए इमेजिनरी लाइन, बी रियल लाइन, से बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ दिस. तो देखिए इक्वेटर जो है वो अब ये थोड़े एक अर्थ पे जो है एक सर्कल बनाया गया हुआ है तो एक इमेजिन किया जाता है कि हाँ इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, जो कि 0 डिग्री पे एक्सटेंड करता है. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. Now next, which of the following is not a luminous object. पहले तो नॉट का है मतलब कि नॉन ल्यूमिनस होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी यहाँ पे भी गलती लोग कर देते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस लिखा हुआ रहता है. तो देखिए
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके पास खुद की अपनी हीट एंड लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस मतलब होता है कि खुद की हीट एंड लाइट एनर्जी ना होना। तो देखिए, ए मून, बी सन, सी ग्लो वर्म, डी बर्निंग गैस लैंटर्न। तो गैस लैंटर्न की तो खुद की लाइट होगी क्योंकि उसको तो जलाया जा रहा है। ग्लो वर्म की भी होगी। सन जो कि स्टार है, जो कि पूरे प्लैनेट्स को ही देता है, सोलर सिस्टम में हेड होता है सन, और वो सारे प्लैनेट्स को ही हीट एंड लाइट देता है क्योंकि प्लैनेट्स जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, ए जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, वो भी जो है उसकी खुद की हीट एंड लाइट एनर्जी नहीं होती है। ओके, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, which zone receive the maximum heat of the sun? Temperate zone, B torrid zone, C frigid zone and D none of the above। तो देखिए, पहले ये रहा इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। यहाँ से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ये नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर है और ये साउथ ऑफ हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, और यहाँ पे ये जो होता है एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं और इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर से लेके यहाँ तक की जो रीजन होता है, इधर की साइड भी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी को कहते हैं टॉर्रिड जोन, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मतलब पाए जाते हैं। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच में, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये है फ्रिजिड जोन, थी पोल्स के पास में जाने टाइम, मतलब आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल से लेके आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये जो है बहुत लाइट का जो रे होता है काफ़ी कम पहुंच पाता है। सन जो है यहाँ पे रहता है मान लीजिए, तो यहाँ पे लाइट जो है वो बहुत कम पहुंच पाता है, तो इसकी वजह से वो एरिया काफ़ी फ्रिजिड, मतलब कि कम टेम्परेचर पाता है, इसकी वजह से वो फ्रिजिड जोन कहलाता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे है तो लाइट ज़्यादातर यहीं पे मतलब गिरेगी, तो इसीलिए टॉर्रिड जोन पे जो है वो मैक्सिमम हीट मतलब होती है, और टेम्परेट जोन पे मॉडरेट, और फ्रिजिड जोन पे बिल्कुल ही कम। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, एन एंगल विच मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल, मतलब कि लेस देन कहा है, राइट एंगल से जो छोटा मतलब एंगल हो उसको क्या कहेंगे? ए ऑब्ट्यूस एंगल, बी एक्यूट एंगल, सी नन ऑफ दिस, डी राइट एंगल। तो देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब होता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल मतलब होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, पोटैटो ट्यूबर इज, पोटैटो ट्यूबर मतलब होता है आलू कंद, वो क्या होता है? ए मॉडिफाइड स्टीम, बी स्टीम, सी मॉडिफाइड रूट एंड डी रूट। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, मॉडिफाइड स्टीम ये होता है, ठीक है। और जो भी इसके मतलब पार्ट्स होते हैं वो मतलब इसके पास में जो स्टीम होते हैं उनके पास में नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। नोट्स जो हैं वो जैसे आइज़ होते हैं ना, जैसे नोट्स को यहाँ पे आइज़ आँख की तरह मतलब कहा गया, और इन सारे आइज़ से मतलब लीफ स्कार मतलब बर्ड्स निकलते हैं, इसीलिए पोटैटो ट्यूबर को मॉडिफाइड स्टीम कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट, द नंबर 235006 कैन बी रिटन इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। काफ़ी बच्चे इसमें गलत करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर हम लोग को इसको लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? ये वंस हो गया, ये टेंस, ये थाउजेंड, ये 10,000 और ये लाख, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? 2,00,000, ठीक है, 35,006, कि सबका यही आंसर होगा, बी ऑप्शन सबका सही होगा, ठीक है।
और कोई तो जाने वाला नहीं है। ये क्या है 23,506, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, सबका आंसर जो है ये जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के थ्रू करना है हम लोगों को, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं, लैख में नहीं जाना है नॉर्मल, जैसे वंस इस ये टेंस, ये 1000, फिर 10,000, और फिर ये लाख इसको नहीं लिखेंगे, 100,000। ठीक है, ये होता है कि मतलब जितना है उसी में चलो। तो 235,006 हो जाएगा। ठीक है, एक साथ में उसको लिखना होगा। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ I think you all had understand. Now the quiz is completed. Thank you.